हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। 50 डेज क्रैश कोर्स में बच्चों हम लोग अगले चैप्टर पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम। छोटा सा चैप्टर है, 3-4 सवाल नीट में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और छोटा सा चैप्टर यहाँ पर हमारे पास में है। तो इकोसिस्टम में ये टॉपिक हमारे पास है जहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और उससे रिलेटेड पिरामिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इकोसिस्टम है दिस इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज ऑफ द न्यूरल सिस्टम। उसी तरीके से इकोसिस्टम जो है ये नेचर की फंक्शनल यूनिट है। अब हमारी जो अर्थ है ये ग्लोबल इकोसिस्टम है। इसमें जितने भी इकोसिस्टम छोटे बड़े होते हैं सबको हम मिला लेते हैं। इकोसिस्टम मेनली दो तरीके के होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, क्रॉप फील्ड ये सब आ जाएंगे। एक्वेटिक की बात करें तो इसमें पॉन्ड, लेक, रिवर, स्ट्रीम, इश्यूरी, सी, ओशन, एक्वेरियम, वेटलैंड ये सारे आ जाएंगे। अब जो जैसे आप बात करें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, तो ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। कुछ ऐसे भी इकोसिस्टम है जो मैन ने बनाए हैं, मैन मेड इकोसिस्टम, ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। जैसे क्रॉप फील्ड हो गया, क्रॉप फील्ड सबसे बड़ा मैन मेड इकोसिस्टम है। एक्वेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क ये सब मैन मेड इकोसिस्टम में आते हैं। अब बेसिक कंपोनेंट अगर हम देखें तो इकोसिस्टम में दो बेसिक कंपोनेंट हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग को हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और नॉन लिविंग को हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर आ जाएंगे, ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, कंज्यूमर हेट्रोट्रॉफ जो अपने खाने के लिए ऑटोट्रॉफ पर निर्भर करते हैं, और डीकंपोजर सेप्रोट्रॉफ यानी रिड्यूसर कहा जाता है। ये जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेथ होगी तो उनकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे। एबायोटिक में टेम्परेचर, वाटर, सॉयल, लाइट, एयर ये सब एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें तो इकोसिस्टम के दो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं। वन इज स्पीसीज कंपोजिशन एंड अदर इज द स्ट्रेटिफिकेशन। एस 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 से आप याद कर लो। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। अगर किसी इकोसिस्टम में आपको जातियों का पता लगाने की कितनी जातियां हैं तो आपको जातियों को आइडेंटिफाई करना होगा और उनकी गणना करनी होगी, गिनना होगा। इन्यूमरेशन का नाम दिया जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है? स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये कि जहां पर प्लांट बहुत डेंस है, वेजिटेशन बहुत डेंस डेंस है, वहां पर जो वर्टिकल लेयर का फॉर्मेशन होता है उसी को स्ट्रेटिफिकेशन का नाम दिया जाता है। जैसे कोई घना जंगल है, अब घने जंगल में अगर आप देखेंगे तो आपको टॉप लेयर, मिडिल लेयर और बॉटम लेयर नजर आएंगी। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्ट्रेटिफिकेशन सबसे बढ़िया नजर आता है। जितना घना जंगल होगा स्ट्रेटिफिकेशन उतना बढ़िया होगा। तो टॉप लेयर ट्री बनाते हैं, सेकेंड लेयर श्रब बनाते हैं और बॉटम लेयर हर्ब और ग्रासेस बनाते हैं। देखो, टी फॉर टॉप, टी फॉर ट्रीज, तो आसानी से याद हो जाएगा, है ना। एस फॉर सेकेंड, एस फॉर श्रब, बाकी बॉटम लेयर में हर्ब और ग्रासेस आ जाएंगी। फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें, देखो बेसिक कंपोनेंट दो हो गए, बायोटिक एबायोटिक। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दो हो गए, स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। फंक्शनल कंपोनेंट चार है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इनमें से ये जो ऊपर वाले तीन है ये सिलेबस में, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अब सिलेबस में नहीं है। ठीक, अब इकोसिस्टम को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पॉन्ड, जो कि एक शैलो वाटर बॉडी, शैलो मतलब जो बहुत गहरा ना हो। अब अगर ये पॉन्ड है तो इसके अंदर भैया बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरीके के कंपोनेंट होंगे। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर जैसे फाइटोप्लैंक्टन आ जाएंगे, एल्गी आ जाएंगे, फ्लोटिंग तैरने वाले जैसे जलकुंभी हो गया, शम्मर जो पानी में डूबे रहते हैं, जोस्टेरा हो गया, एंड मार्जिनल प्लांट ये सब आ जाए। मार्जिनल मतलब जो किनारे पर घास वास पाई जाती है। कंज्यूमर में जू प्लैंक्टन, फिशेस, फ्रॉग, इंसेक्ट ये सब आ जाएंगे। और डीकम्पोजर जो होते हैं वो ज्यादातर पॉन्ड के बॉटम पर पाए जाते हैं, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गए, फ्लैजलेट हो गए। अब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की बात हम लोग करेंगे, उत्पादकता। तो प्रोडक्टिविटी में सबसे पहली बात यह है कि सनलाइट जो सन से आती है दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर
एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। मतलब किसी भी इकोसिस्टम को अपना काम करने के लिए, लगातार मेंटेन रहने के लिए लगातार उसको सनलाइट चाहिए। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यानी फूड प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड थ्रू फोटोसिंथेसिस कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन को अगर वेट के फॉर्म में मेजर करते तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, एग्जाम में ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है आपको ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी के फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, जिसको ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है एग्जाम में। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। रेट अगर ऐड कर दिया गया तो फिर प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। प्रोडक्टिविटी को अगर वेट के फॉर्म में मेजर करेंगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाएगा ये, और अगर एनर्जी के फॉर्म में तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, और पर ईयर यहां पर आ जाएगा ये, पर ईयर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और ये किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। देखो अगर यहां पर यूनिट आप देखो तो इसी में पर ईयर बस मल्टीप्लाई कर दिया गया, बाकी आपको प्रोडक्टिविटी की यूनिट मिल गई यहां पर। अब ये प्रोडक्टिविटी दो तरीके की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी फिर दो तरह की, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। खूब सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो खाना बनाता है उसे हम लोग कहते हैं जीपीपी। अब जीपीपी में कुछ प्लांट अपने रेस्पिरेटरी मतलब अपने काम के लिए खर्च कर लेता है रेस्पिरेटरी लॉस के फॉर्म में। तो प्लांट ने मान लो कि 100 जूल खाना बनाया और 10 जूल खर्च कर लिया, तो बचा कितना, 90। जो 90 बचा हुआ है एनपीपी, और ये जो एनपीपी है ये हर्बी और के लिए अवेलेबल बायोमास है। यानी जो 90 जूल बचा यही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। जो एनपीपी होगा वो अगले लेवल पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। तो हर्बी और के लिए जो अवेलेबल बायोमास है वो एनपीपी कहलाता है। ठीक है, देखिए जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल टू एनपीपी। NPP is the available biomass for consumption to the heterotrophs. Secondary productivity क्या है? This is rate of formation of new organic matter by heterotroph. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा प्रोड्यूसर के लेवल पे हम यूज करेंगे। P फॉर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, P फॉर द प्रोड्यूसर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम कंज्यूमर या हेट्रोट्रॉफ के लेवल पे यूज करते हैं। जैसे एग्जाम में पूछे कि रैबिट जो बायोमास का प्रोडक्शन करता है या गोट जो बायोमास का प्रोडक्शन करती है उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि रैबिट या गोट जो है, डियर हो गया, टाइगर हो गया, ये सब हेट्रोट्रॉफ है, और इनके द्वारा जो बायोमास बनाया जाएगा उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाएगा। अब करें एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर। पूरे धरती पर जितने इकोसिस्टम है उनकी टोटल जो साल भर की एनपीपी है 170 बिलियन टन है ड्राई वेट के फॉर्म में। अब इनमें से ओशन की बात करें, ओशन ने धरती का 70% एरिया कवर किया है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में इनका कंट्रीब्यूशन केवल 30% के आसपास है, यानी 55 बिलियन टन। बाकी जो लैंड है उसने धरती का 30% एरिया कवर किया है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी में उनका कंट्रीब्यूशन 70% यानी 115 बिलियन टन है। यानी ओशन को एरिया ज्यादा मिला लेकिन प्रोडक्टिविटी में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कई सारे फैक्टर पर निर्भर करती है, जैसे प्लांट स्पीसीज पर कि प्लांट की जाति कैसी है। मक्का हो गया और गेहूं हो गया तो मक्के की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, भाई C4 प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी C3 की तुलना में ज्यादा होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर है। भैया CO2 की मात्रा अगर कम हो जाएगी तब भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। CO2 इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, भैया खाद पानी अगर सही से नहीं दोगे तब भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरा है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोजर के द्वारा सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना ही डीकंपोजिशन कहलाता है। अब डिकम्पोजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल उसे डेट्राइटस कहते हैं। डेट्राइटस क्या है, दिस इज डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई तो उसकी जो डेड बॉडी वो भी डेट्राइटस कहलाएगी। इसके अलावा प्लांट से गिरी हुई पत्तियां, बार्क यानी छाल, फूल, फीकल मैटर जो हमारा फिसीज है, चीची, डेड बॉडी, ये सब डेट्राइटस का फॉर्मेशन करते हैं। एंड डेट्राइटस इज द रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन।
स्टेप की बात करें तो 5 स्टेप होते हैं: फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। फल लेकर चलता हूं मैं से आप इसको याद कर सकते हैं। एक एक स्टेप देखते हैं। डेट्राइटस यहां पर दिखाया गया, गिरी हुई पत्ती है। और इस डेट्राइटस को जो डेट्राइटियोर्स होते हैं जैसे अर्थवर्म, ये छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो अर्थवर्म को हम फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि जो अर्थवर्म है ये एक तो सॉइल की लूजनिंग करता है, सॉइल में पोर बना देता है, इससे सॉइल लूज हो जाती है, जिससे रूट को आसानी से ऑक्सीजन मिल जाती है। साथ ही डिकम्पोजिशन में भी रोल प्ले कर रहा है, इसलिए केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। लीचिंग में क्या होता है? लीचिंग में वाटर सॉल्युबल, ये ध्यान रखना, सॉल्युबल वर्ड, और इनऑर्गेनिक। तो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल हॉरिजॉन में नीचे चले जाते हैं, होराइजन में, सॉइल होराइजन में नीचे चले जाते हैं और प्रेसिपिटेट कर जाते हैं अनअवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि जो डेट्राइटस है उसको बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम के द्वारा और छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस इज कैटाबोलिज्म। फ्रेगमेंटेशन में भी डेट्राइटस छोटे पार्ट में कन्वर्ट होता है और कैटाबोलिज्म में भी, लेकिन अंतर है। फ्रेगमेंटेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जो कैटाबोलिज्म है दिस इज एंजाइमेटिक प्रोसेस, ये एंजाइम के द्वारा हो रहा है। वहां किसी एंजाइम का यूज नहीं हो रहा है, वहां अर्थवर्म जो है ना अपने मुंह से पत्ती को काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म डेट्राइटस पर एक साथ एक्ट करते हैं, अकर साइमल्टेनियसली। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन तब होता है जब डेट्राइटस सॉइल में मिक्स हो जाता है, तो अकर इन सॉइल। ह्यूमिफिकेशन में क्या हो रहा है? एकुमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, एमॉर्फस मतलब जिसका कोई रूप ना हो, कॉल्ड ह्यूमस। तो ह्यूमस का एकुमुलेशन होता है, ह्यूमस इकट्ठा होता है, और ह्यूमस रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से, और इसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो रेट से होता है। अब जो ह्यूमस है ये रिजर्वायर है न्यूट्रिएंट का, इसके अंदर न्यूट्रिएंट भरे हुए हैं, और माइक्रोब के द्वारा इस ह्यूमस को फर्दर डिग्रेड किया जाता है, जिससे मिनरल्स रिलीज होते हैं, न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, और इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन का नाम दिया जाता है। तो मिनरलाइजेशन के द्वारा ह्यूमस के फर्दर डिग्रेडेशन के द्वारा न्यूट्रिएंट और मिनरल को सॉइल में रिलीज कर दिया जाता, प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। डिकम्पोजिशन एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, यानी डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के रेट को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस और दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर। केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो अगर डेट्राइटस सुगर में रिच है तो फिर डिकम्पोजिशन का रेट ज्यादा होगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में रिच है, ज्यादा होगा नाइट्रोजन अगर ज्यादा है। लिग्निन और काइटिन में अगर रिच है तो फिर स्लो हो जाएगा। क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करें तो क्लाइमेटिक फैक्टर में अगर वार्म और मॉइस्ट कंडीशन तो डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट होगा, और अगर एनारोबिक कंडीशन है, लो टेम्परेचर है, तो डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाएगा। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। और इस डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रहते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इस धरती पर अकेले ऐसे जीव हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सनलाइट पर निर्भर नहीं करते हैं, बाकी सब निर्भर है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जैसे आप प्लांट की बात करें तो प्लांट डायरेक्टली निर्भर करते हैं, और हम लोग कैसे निर्भर करते हैं? इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंड करते हैं। ये टॉपिक जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं दिस इज एनर्जी फ्लो, यहां से शुरू हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब जैसे सन यहाँ पर है, सन से जो लाइट आ रही है वो प्लांट यूज कर रहा है, और अब फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहा है, इसलिए इसे प्रोड्यूसर कह रहे हैं। अब प्लांट ने जो फूड बनाया, ये बकरी ने प्लांट को खाया तो उसके अंदर वो एनर्जी आ गई, और फिर ये जो गोट है हर्बीओर हो गई, इसको मैन ने खाया, मैन कार्नियोर हो गए। यहाँ पर गोट और मैन दोनों ही कंज्यूमर है, क्योंकि ये अपना खाना प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं। बस अंतर ये है कि गोट प्लांट के ऊपर डायरेक्टली निर्भर है, और जो मैन है ये प्लांट के ऊपर इनडायरेक्टली निर्भर। इस केस में अगर आप देखें तो प्लांट सनलाइट पर डायरेक्टली निर्भर है,
और जो गोट और मैन है ये सनलाइट पर इनडायरेक्टली निर्भर है। लेकिन आप देखें तो प्लांट एनिमल सभी सनलाइट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अब सन से जितनी लाइट प्लांट को मिलती है उसे कहते हैं टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, TIR। मान लो कि 100 जूल ऊर्जा मिली। अब इस 100 जूल में से लेस देन 50% पार है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी 100 में से 50 जूल ऐसी ऊर्जा है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकता है। लेकिन करता कितना है? पार का प्लांट 2 से 10% ही यूज कर पाता है। पार का 2 से 10% प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज कर पाता है। फूड चेन क्या होती है? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच फूड पासिस इन एन इकोसिस्टम। जैसे ये जो आपको सीक्वेंस दिखाया गया फूड चेन है, जहां पर इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई अ प्लेस इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन देयर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर प्लेस इकोसिस्टम में, उसी को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे ग्रास की बात करें तो ग्रास का सोर्स क्या है फूड का? सनलाइट। तो फिर ये पहला ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, ठीक, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। रैबिट ग्रास में फीड कर रहा तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आ जाएगा। फॉक्स रैबिट को खा रही तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आ जाएगी। लायन ने फॉक्स को खा लिया तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आ जाएगी। अब जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में होते हैं वो हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में कंज्यूमर आ जाते हैं। अब कंज्यूमर में जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में होगा, जो सीधे प्लांट को खाएगा, उसे हर्बीओर या प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। हर्बीओर को खाने वाले को प्राइमरी कार्नियोर या सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, और प्राइमरी कार्नियोर को खाने वाले को सेकेंडरी कार्नियोर या टर्सरी कंज्यूमर के नाम से हम लोग जानेंगे। अच्छा, अब यहां पर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने पर ज्यादातर ऊर्जा का लॉस हो जाता है। 90% एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाने पर केवल 10% एनर्जी हीट ट्रांसफर होती है। यानी अगर ग्रास में 100 जूल एनर्जी तो रैबिट में 10 जूल जाएगी, 10%। फिर रैबिट से फॉक्स में केवल 1 जूल एनर्जी जाएगी। हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी हीट ट्रांसफर होती है। और फिर करें कि ये जो एनर्जी का फ्लो ये यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। 10% लॉ कहता है कि केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक। और इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के दोनों नियमों को फॉलो करता है, फर्स्ट लॉ को भी और सेकंड लॉ को भी। प्रोड्यूसर्स की अगर हम लोग बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर है, ये याद करना है, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हर्बेसियस और उडी प्लांट हैं। उडी प्लांट वो जो सेकेंडरी ग्रोथ करके उड का फॉर्मेशन करते हैं। हर्बी और एक्वेटिक इकोसिस्टम में याद करना मोलस्क होते हैं सबसे कॉमन, और टेरेस्ट्रियल में इंसेक्ट, बर्ड और मैमल्स हो जाते हैं। फूड चेन की बात करें तो 3 तरह की फूड चेन होती हैं। एक होती GFC ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती DFC डेट्राइटस फूड चेन, एक होती PFC पैरासिटिक फूड चेन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ये दो सिलेबस में। DFC में डेट्राइटस से शुरू करते हैं। अगर कोई भी फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेट्राइटस से शुरू हो रही है तो फिर उसे DFC कहा जाएगा। DFC बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेट्राइटस। जब भी इकोसिस्टम में किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी तो वहां पर एक DFC शुरू हो जाएगी। एक्वेटिक इको, और ये जो आपने पहले फूड चेन पढ़ रखी है ना, जहां पर सबसे पहले प्रोड्यूसर आएगा, जिस फूड चेन में सबसे पहले प्रोड्यूसर आएगा उसे हम GFC के नाम से जानेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन। अब ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो GFC के द्वारा ज्यादा एनर्जी का फ्लो होगा DFC की तुलना में। और अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो एनर्जी का ज्यादा फ्लो होगा DFC के थ्रू। कोई एक याद कर लीजिए आप। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज्यादातर एनर्जी का फ्लो GFC के द्वारा हो रहा है। बस एक आप ध्यान रखेंगे, दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है?
स्टैंडिंग क्रॉप इज द मास ऑफ लिविंग मटेरियल इन एन इकोसिस्टम। लिविंग मटेरियल का जो अमाउंट होता है, मास होता है, उसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप को नंबर और वेट में हम मेजर कर सकते हैं। वेट में फ्रेश और ड्राई वेट ले सकते हैं, लेकिन ड्राई वेट ज्यादा एक्यूरेट तरीका होता है, क्योंकि ड्राई वेट सीजनल वेरिएशन के हिसाब से चेंज नहीं होता है। स्टैंडिंग, अब आते हैं फूड वेब। तो फूड चेन के बीच जो नेचुरल इंटरकनेक्शन होते हैं उनसे फूड वेब का फॉर्मेशन होता है, जैसे आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर ग्रास, गोट, मैन, ये फूड चेन हो गई। लेकिन ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इसको मुर्गी ने खाया, और फिर इसको मैन ने खा लिया। तो इस तरीके से जब कई फूड चेन आपस में जुड़ जाती है तो फूड वेब बन जाती है। ये फूड वेब दिखाई गई, है ना। कॉकरोच और क्रो जो होते हैं ये ऑमनीओर होते हैं, मतलब ये प्लांट और एनिमल दोनों मटेरियल पे फीड करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। ठीक, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। इकोलॉजिकल पिरामिड के क्वेश्चन लगातार आपके नीट में पूछे जा रहे हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो दो तरह की पिरामिड हम लोग पढ़ेंगे, अपराइट एंड इन्वर्टेड। अपराइट पिरामिड का जो बेस होगा वो वाइड होगा और अपेक्स पे नैरो हो जाएगा। इन्वर्टेड में बेस जो होगा वो नैरो होगा और अपेक्स इसका ब्रॉड होगा। लेकिन ध्यान ये रखना, बेस पे हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर या पहला ट्रॉफिक लेवल आएगा, और टॉप पे हमेशा T4 लेवल आएगा, 4 ट्रॉफिक लेवल। ये ध्यान रखना आपको। ये नहीं कि पिरामिड उल्टा कर दिया तो प्रोड्यूसर इसमें ऊपर कर दिया, गलत हो जाएगा फिर। ये ध्यान रखना अच्छे से। तीन तरह की पिरामिड होते हैं, नंबर, बायोमास और एनर्जी। नंबर का पिरामिड अपराइट या इन्वर्टेड हो सकता है, बायोमास अपराइट या इन्वर्टेड, एनर्जी का हमेशा अपराइट होगा। एनर्जी का पिरामिड उल्टा हो ही नहीं सकता, बहुत पूछा गया है। तो पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और ये याद करना पड़ेगा आपको। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पहले ट्रॉफिक लेवल पे करीब 6 मिलियन प्लांट है, 58,42,000। T2 लेवल पे 7,08,000 ऑर्गेनिज्म है। T3 पे 3,54,000 और T4 पे 3। एग्जाम में सवाल पूछा गया था ये, कि अगर 6 मिलियन प्लांट हैं किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो कितने टॉप कॉर्नियोर को सपोर्ट करेगा? 3। यहां कोई 10% लॉ तो लगाओगे नहीं, क्योंकि नंबर की बात हो रही है। 10% लॉ केवल एनर्जी में लगाते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये याद करना पड़ेगा। तो अपराइट मिल गया। ट्री डोमिनेटेड अगर इकोसिस्टम है तो फिर वहां पर इन्वर्टेड पिरामिड आपको नंबर का मिलेगा। देखिए, ज्यादातर पिरामिड अपराइट होते हैं। आपको केवल दो केस याद रखने जहां पर इन्वर्टेड पिरामिड मिलेगा। नंबर के केस में ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम अगर है तो वहां पर आपको इन्वर्टेड मिल जाएगा, है ना। या स्पिंडल शेप कह सकता है, पूछा नहीं वैसे, स्पिंडल शेप इन्वर्टेड ही कहेगा आपसे। पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर बात करें तो यहां भी ज्यादातर अपराइट होते हैं। एक एक्सेप्शन आपको याद करना है इन्वर्टेड का, देखो यहाँ पर। तो ट्रॉफिक लेवल 1 पे 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर बायोमास है, फिर 37, 11, 1.5 कम होता जा रहा है, इसलिए अपराइट पिरामिड हो गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ध्यान रखना है, इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है। यहां पर ट्रॉफिक लेवल अगर आप देखें तो ट्रॉफिक लेवल फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश यहां पर दिखाई गई। और यहाँ पर बायोमास जो है बढ़ता चला जा रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड मिल गया। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। अब यहाँ ध्यान क्या देना है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाने पर 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी अगर T1 पे T2 पावर 4 एनर्जी है तो T2 पे 10 to 3 हो जाएगी, T3 पे 10 to 2 हो जाएगी, एक एक जीरो कम करते चले जाओ। लेकिन जब सनलाइट से आप जाओगे T1 में तो 1% एनर्जी ट्रांसफर करोगे। सनलाइट से T1 तक जाने में, ये एनसीईआरटी ने एकदम क्लियर मेंशन किया हुआ है। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि ज्यादातर पिरामिड अपराइट होते हैं। दो चीजें ध्यान रखनी इन्वर्टेड की, नंबर का इन्वर्टेड पिरामिड ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम में, और बायोमास का एक्वेटिक इकोसिस्टम में, खत्म। बाकी सब अपराइट करने हैं। लिमिटेशन पे चलते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड की जो लिमिटेशन है बेटा, वो 4 लिमिटेशन है। पहली बात, इकोलॉजिकल पिरामिड फूड वेब को एकोमोडेट नहीं कर सकता है। यानी फूड वेब से हम कोई पिरामिड बना नहीं सकते हैं, और नेचर में फूड वेब ही एग्जिस्ट करती। फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करते और हम फूड चेन से पिरामिड बनाते हैं। मतलब जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उससे पिरामिड बना के पढ़ रहे हैं, और जो एग्जिस्ट कर रहा है उससे हम फूड इकोलॉजिकल पिरामिड बना नहीं सकते।
डिकम्पोजर को इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई जगह ही नहीं दी गई, जबकि इनका इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम में। ऑर्गेनिज्म अगर दो या दो से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में है तो उसको इकोलॉजिकल पिरामिड में हम कहाँ रखेंगे हमें नहीं पता है। जैसे स्पैरो है, गौरैया चिड़िया, अगर वो किसी सीड को खाती है तो फिर वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आएगी, लेकिन अगर इंसेक्ट को खाती है तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएगी। तो जब पिरामिड बनाएंगे तो उसको कहाँ पे प्लेस करें, सेकंड में या थर्ड में, नहीं बता सकते। ये लिमिटेशन हो गई, 4 लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड की। तो ये छोटा सा चैप्टर था हमारा इकोसिस्टम। अगला चैप्टर हमारा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। वहां पर खूब सारा डेटा दिया गया जो आपको याद करना है, तो अच्छे तरीके से आप रिवाइज करते रहे। ये जो वीडियोस है इसलिए कम टाइम में मैं आपको दे रहा हूँ कि जितनी काम की बातें वो इस समय आपको पता चले, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 32 चैप्टर हैं। अगर हर चैप्टर में 2-2 4-4 घंटे लगाओगे तो फिर कवर ही नहीं होगा। हाँ, आधे घंटे में 40 मिनट में अगर आप कर रहे हैं तो फिर 16-17 घंटे में पूरी बायो आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहे आप। जय हिंद, जय भारत।